वो नहीं करनी थी क्या? नहीं ये बात नहीं करनी थी शेयर। या फिर सच में पढ़ने का? नहीं, वीजा के कारण नहीं है, मुझे है शौक पढ़ने का है। तो अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ा फिर? सो हे गाइस, वेलकम टू माय टुडेज न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में अपन जा रहे हैं गुरुद्वारे जी के। आज है संडे, डेनमार्क में गजब का दिन निकला है, धूप हो रही है मस्त फर्स्ट क्लास। बाकी काम से थी छुट्टी, तो मैंने कहा चलो लगभग 1.5-2 साल हो गए गुरुद्वारे गए हुए, और लॉकडाउन से काफ़ी पहले गया था, तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं। और आज संडे है तो काफ़ी लोग भी आए होंगे लंगर वंगर के प्रोग्राम के कारण तो लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। बाकी एक दोस्त से बात की थी, तो उसने भी कहा था कि मैं चल वहीं पे मिलता हूँ तेरे गुरुद्वारे में। बाकी उसका काम है 3 बजे के आसपास, तो शायद वो जल्दी निकल जाए, तो अगर मिलता है तो उससे भी आपकी मुलाकात करा देंगे। तो बाकी अभी पास में ही है गुरुद्वारा, लगभग वेनलूस स्टेशन है डेनमार्क में, एक मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ पे इतना पैदल चलना नॉर्मल है भाई। इंडिया में तो अपन लोग चलते हैं नहीं बिल्कुल भी, पर यहाँ पे इतना पैदल चलना बिल्कुल नॉर्मल है। और बाकी ये यहाँ पे पूरी एक कॉलोनी है, इसके घर वर देख सकते हो आप। वेनलूस में अपने काफ़ी देसी भाई लोग रहते हैं, काफ़ी लोगों ने घर वर ख़रीद रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि सुना है थोड़े से शायद सस्ते हैं इस एरिया में घर ख़रीदने, तो ज़्यादातर विलाज हैं यहाँ पे। और ये किसी का घर पुराना सा, पर यहाँ पे ज़्यादातर घर पुराने देखने को मिलते हैं, ये वाला फिर भी नया है कोई। तो ये किसी की बीटल कार खड़ी है, फॉक्सवैगन की। ये किसी का काफ़ी पुराना घर 1932 का बना हुआ, ऊपर लिखा हुआ है उस पर 1932, अगर दिख रहा है तो ये लिखा 1932। बाकी चलते हैं आगे। ये कोई बालकनी में आया अपने कपड़े सुखाने। नॉर्मली डेनमार्क में दिखते नहीं है लोग कपड़े वपड़े सुखाते हुए, सब लोग अपनी अपनी मशीनें यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन्स, और उन्हीं में ड्रायर्स होते हैं फिट, तो जिसमें से एकदम गर्मा गर्म खोलते हुए कपड़े बाहर आते हैं निकल के। तो भाई ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं अपन गुरुद्वारे पर। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ये गुरुद्वारा नहीं है ये गुरुद्वारे की सामने वाली लोकेशन है। गुरुद्वारा जो है वो है, कैमरा घुमाना पड़ेगा शायद, यहाँ से इतना सही से नहीं दिखेगा। तो ये जो सामने आपको घर दिख रहा है ये है गुरुद्वारा, और अगर मैं जूम करूँ थोड़ा तो ये है वो फ्लैग, इसको पहले अपन ढोक देंगे। तो जैसे कि डेनमार्क छोटा है, मैंने यूएस वगैरह लोगों की वीडियोस देखी थी, वहाँ पे गुरुद्वारे जो है बहुत ही बड़े हैं, ह्यूज साइज़, मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग है। बट यहाँ पे जो है भाई छोटी कंट्री है, छोटे मंदिर हैं, सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, और बहुत पहले की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। सबसे पहले अपन लगाएंगे ढोक इनको। हे भगवान, सारे बिगड़े काम बनाना मेरे। तो भाई लोग, जैसे आपको मैंने पहले दिखाया था, तो मैं आया था गुरुद्वारे में। तो सिंह सभा गुरुद्वारा है यहाँ पे वेनलूस में, डेनमार्क में। तो वहाँ पे गया, फिर अंदर सोचा था कि वीडियो बनाऊँगा पूरी अंदर की, लेकिन उसके बाद अंदर जाके देखा तो पाठ वाठ चल रहा था थोड़ा, तो लोग बहुत ध्यान से अपना पाठ कर रहे थे। उसके बाद में मन नहीं किया शूट करने का, मैं भी वहीं बैठ गया मेरे दोस्त के साथ जो बैठा है पीछे, अभी इससे आपकी बात करवाऊँगा, तो इस कारण से अंदर शूट कर नहीं पाया। उसके अलावा लंगर जो है उसमें भी 1-2 घंटे बचे हैं। तो भाई संजय कर रहा है मार्केटिंग में अपनी बैचलर्स है ना, खत्म होने वाली, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके अलावा संजय डेनमार्क में 4 साल हो गए लगभग है। 4 साल पूरे, 30 अगस्त को 4 साल हो गए, अभी 5वां शुरू हुआ है। संजय को 4 साल हो गए, मेरे से भी ज़्यादा टाइम हो गया डेनमार्क में, तो इसके पास कहीं ना कहीं मेरे से भी ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन होगी तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है, संजय से बात करते हैं। और जो लोग अभी आ रहे हैं डेनमार्क में, नए स्टूडेंट या फिर वर्क वीज़ा पे जो लोग आ रहे हैं, तो उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। कॉलेज फीस कितनी है अपनी? 1 साल की है, सेमेस्टर की कुछ भी बता। 1 साल की बीएससी एडमिनिस्ट्रेशन की पड़ जाती है तकरीबन 88,000 क्रोनर। 88,000? हाँ, 1 साल की। अगर सेमेस्टर की देखें तो हमारी पड़ती है 44,000 क्रोनर। तो लगभग इंडिया के अपने 10 लाख रुपए हो गए ना, या ज़्यादा ही हो गए शायद? ये कम से कम 9.5 लाख के करीबन हो जाता है। 9.5 लाख? हाँ, क्योंकि अब तो क्योंकि भाई एक क्रोन शायद 11.5-12 क्रोन का हो रहा है रुपए का, तो वही 10 लाख के हिसाब से मान लो, मेरे को लग रहा है 10 लाख के आसपास। तो भाई अब संजय से पूछेंगे कि जिस कॉलेज में संजय पढ़ता है या जहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप का क्या प्रोग्राम है, तो क्या सीन है संजय?
और स्कॉलरशिप के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको जो आप पढ़ रहे हो ना उसका लास्ट सेमेस्टर आपका मेरिट लिस्ट में होना चाहिए। तकरीबन आपको 80% या उससे अबव मार्क्स लाने चाहिए और उसके बाद आप तभी एलिजिबल होते हो स्कॉलरशिप के लिए। उसके अलावा अटेंडेंस वगैरह भी देखते हैं? अटेंडेंस भी आपका फुल होनी चाहिए और मैक्सिमम 20% से ज़्यादा एब्सेंट लिस्ट रेटिंग होगी तो आपको वो क्राइटेरिया में एलिजिबल नहीं होते। उसके बाद क्या होता है कि वो ऐसे 10 स्टूडेंट के ऐसे 5 स्टूडेंट को निकालते हैं और सिर्फ आपको 10,000 करोनर का स्कॉलरशिप मिलता है, जो काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके अलावा वो ये भी रहता है कि जो जिन 5 स्टूडेंट को वो चूज़ करते हैं, जैसे मान लो इस सेमेस्टर के लिए किसी को चूज़ किया तो उसको 10,000 करोड़ माफ़ करेंगे फीस में, पर वही सेम स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनको एक सेमेस्टर ऑल्टरनेट अप्लाई कर सकते हैं वो। तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं छोटा सा डिसएडवांटेज है। बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आलबॉग यूनिवर्सिटी की, है ना, तो मेरे एक दोस्त ने वहाँ पे अप्लाई किया था, वो थोड़ी इंटेलिजेंट थी, मेरे ही कॉलेज से पास आउट होकर वो आलबॉग में गई थी। वो फिलीपींस से थी तो वो फिलीपींस से थी, उसने यहाँ से कोर्स किया था अपना, 1 ईयर का था टॉपअप कोर्स, तो वो फिर आलबॉग यूनिवर्सिटी में गई जो कि एक डेनिश यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे उसने मेरे को बताया कि उसके मार्क्स यहाँ पे ठीक ठाक थे, 75% कुछ, तो उसके बेसिस पे उसने अप्लाई की। एक SOP बनानी पड़ती है आपको मोटिवेशनल, उसमें उसने थोड़ा सा एक इमोशनल फैक्टर भी डाल दिया कि भाई मैं फिलीपींस में थोड़ा जो है गरीब बैकग्राउंड है, इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है मेरे पेरेंट्स, तो ये सब चीज़ें उसने उसमें बताई थी। उसके बेसिस पे उसने कहा कि मेरे को मिल गई थी स्कॉलरशिप वहाँ पे। फुल स्कॉलरशिप नहीं थी, पर उसको लगभग यार काफ़ी बड़ा अमाउंट जो था उसकी फ़ीस का वो वेव ऑफ कर दिया था उन्होंने। तो बहुत ना के बराबर फीस थी उसकी। उसके अलावा जो वहाँ अटेंडेंस रेट जो होती है इतना ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं था वहाँ पे, जबकि जो अपना कॉलेज है उसमें तो भाई तुमको 90% से अगर तुम्हारी अटेंडेंस रेट कम हुई तो तुमको वार्निंग लेटर आता है। उसके अलावा अगर तुम्हारी 80 से कम चली गई, 80 से कम, तो फिर तो वो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली तुमको बोलते हैं। पर कॉपरेट तो बहुत करते हैं कॉलेज वाले, इतना नहीं है कि तुम छुट्टी ले ली तो तुमको निकाल ही देंगे, तो इतना तो कॉपरेट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो ये कि स्टूडेंट कितना कमा लेता है, और उसके बाद में ये कि क्या वो अपने खर्चे निकाल लेता है क्या डेनमार्क में, क्योंकि डेनमार्क तो यूरोप क्या दुनिया में भी काफ़ी पॉपुलर है अपने एक्सपेंसेस के लिए। इतना मुश्किल तो नहीं है, बट इफ़ अगर आप सिंगल स्टूडेंट आ रहे हो तो आप लोगों को क्या होता है कि देखना पड़ता है कि एक्सपेंसेस प्लस स्टडी दोनों पे बैलेंस बना के रखना पड़ता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट अपार्टमेंट वगैरह में रह रहे हो तो एक्सपेंसेस बहुत कम होंगे, अगर आप बाहर रह रहे हो तो ज़्यादा ही होंगे, बट निकल जाता है, थोड़ा हार्ड वर्क है ना। बाकी तो हो ही जाता है कि आप आओगे, काम करोगे, आपकी लिमिट होती है, स्टूडेंट जॉब्स वगैरह 80 आवर से ज़्यादा नहीं कर सकते, पर उसी में खर्चा निकल सकता है, फीस वगैरह के लिए भी निकल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी तो इधर आके ही पता लगता है। एक भाई मैं संजय से पूछूंगा जो चीज़ मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं कि अमन भाई लाइसेंस का क्या सीन है डेनमार्क में, तो मेरी बताई बातों पे शायद कुछ लोग भरोसा नहीं करते जब मैं कहता हूँ कि भाई लाइसेंस लेना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। मतलब मुश्किल तो है ही, सभी जगह है वो तो, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसिव भी है, और बीइंग ए स्टूडेंट वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कॉलेज फीस भी आपको निकालनी है, मंथली एक्सपेंसेस भी। तो संजय से पूछते हैं, भाई गाड़ी ली है संजय तुमने अभी तक? अभी तक तो गाड़ी नहीं ली, बट पर क्यों नहीं ली? ऐसे एक्सपेंसेस बहुत हैं। मेरे पास वैसे इंडिया का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, बट उसको कन्वर्ट कर सकते थे, मैंने किया नहीं क्योंकि महंगा पड़ता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और यहाँ पे आके भी ट्रायल वगैरह देना पड़ता है, कोर्स वगैरह करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको लाइसेंस मिलेगा, उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, और खर्चे भी बहुत है। और दूसरी बात, अगर आपके पास गाड़ी ना भी हो तो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है कोपेनहेगन का। एक बात जो और बहुत लोग पूछते हैं वो ये कि डेनमार्क में भाई इंग्लिश का क्या लेना देना है, कोई इंग्लिश बोलता है या फिर सारे डेनिश में वहाँ करके और अपना काम चलाते हैं। तो संजय को पूछता हूँ, भाई इंग्लिश है यहाँ पे या फिर बस काम ही चल रहा है? नहीं, इंग्लिश तो है सेकंड लैंग्वेज, बाकी यूरोपियन कंट्रीज से कंपैरिजन में यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ही है। अगर आप किसी से बात करें तो वो आपको जवाब ना डेनिश में ही देगा, फिर उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा कि कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, उसके बाद वो इंग्लिश में बोलते हैं, काफी यूएस एक्सेंट है। पर तुमको क्या लगता है एक बार पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो कोई प्रोफेशनल जॉब मिलेगी तुम्हारी स्ट्रीम से रिलेटेड? कितना इजी है या डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि लोग आते हैं भाई वहाँ से मेरे को बातें पूछते हैं कि भाई जॉब मिल जाएगी नहीं मिलेगी, अमन भाई बताओ। लक फैक्टर बहुत मैटर करता है बहुत। जॉब के लिए, क्योंकि और हार्ड वर्क भी। हाँ हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि आपको ये इनों की रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोफेशनल एक डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपको लैंग्वेज इनों की फ्लुएंट होनी चाहिए, डेनिश लैंग्वेज। पर हो जाती हैं काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग कंपनीज वगैरह भी हैं, पर उसमें भी जॉब लेना, अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है तो आप लोगों को जॉब भी मिल सकती है ना। नेटवर्किंग पावर बहुत चाहिए यहाँ पे, हाँ ना? नेटवर्किंग चाहिए। जैसे हम अपने इंडिया में कहते हैं ना कि भाई सिफारिशें चलनी चाहिए, सिफारिशें हैं, ठीक सही है, यहाँ बात। पे भी सिफारिशें चाहिए, बट हमारी इतनी नेटवर्किंग नहीं होती, तो हम लोगों को एज अ फॉरेनर हम लोगों के लिए काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। बट और दूसरी बात यह है कि अब हमारे लोग जो हैं वो नेटवर्किंग में बिलीव नहीं करते, क्योंकि अब मैं अच्छा जॉब कर रहा हूँ तो मैं दूसरे को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दूसरा बंदा तो ज़्यादा पैसे कमाएगा, सही बात है, मेरे से बड़ा बन जाएगा, सही ठीक बात है, है, ये हाँ। ये चीज़ें होती है। तो अगर आपको नेटवर्किंग अच्छी है पर तो ये चीज़ जो है अपने सिर्फ जो अपने एशियंस हैं वही फील करते हैं, या फिर ये जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज आते हैं उनको भी तो ये चीज़ जॉब्स मिलने में मुश्किल होती है यहाँ पे, ना? सभी को होती है, बट नेटवर्किंग जिन लोगों की अच्छी है उन लोगों के लिए जॉब मिलना काफ़ी इजी भी रहता है, क्योंकि अब जैसे हम देखें कि हमारे इंडिया नेपाल से काफ़ी कम लोग हैं जो प्रोफेशनली जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो शुरू से स्टार्टिंग से आके बैठे हैं, पढ़ के प्रोफेशनली जॉब लिया है, तो उन लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया ही होगा। और ये नहीं कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा सोचना भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट डबल हार्ड वर्क चाहिए और उसके बाद नेटवर्किंग भी चाहिए। आपके स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये भी मैटर करता है। ओनली लैंग्वेज फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग फॉर द जॉब, बट यू कैन फाइंड अनदर वेज। तो संजय भाई एक और डेनमार्क के लिए आइल्स चाहिए नहीं चाहिए संजय? चाहिए, डेनमार्क के लिए कितनी कंपलसरी है। बैचलर लेवल के लिए आपको 6.5 चाहिए और 6 से नीचे, ना? हाँ 6 एंड ईच। तो देख लो भाई। और संजय तेरे क्या स्कोर थे? मेरे 6.5 थे इसके भी। जब जाके इसका भी एडमिशन हुआ तो आइल्स भाई ज़रूरी है डेनमार्क में, ऐसा नहीं है कि आप बिना आइल्स करे आ जाओ। तो ये पूछना है कि यार यहाँ पे जब तुम पढ़ाई पूरी कर लेते हो तो स्टडी वीज़ा के बाद में उसको वर्क वीज़ा में चेंज कराना ईजी है या मुश्किल है? वर्क वीज़े में चेंज कराना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये हम एजुकेटेड हो जाते हैं ना, तो फिर हाईली एजुकेशनल लेवल पे जाके हमें जॉब मिलनी होती है। हम और जॉब तो नहीं करते, तो गवर्नमेंट भी पूरा फोकस करती है कि ये जो अपनी स्टडी से हैं उसी फील्ड में जाएं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि नेटवर्किंग चाहिए उसके लिए, और दूसरी बात यह है कि आप काफ़ी स्किलफुल होने चाहिए। पर जॉब मिलना तो काफ़ी मुश्किल भी है, और मतलब प्रोफेशनल जॉब मिलना मुश्किल है ना? प्रोफेशनल जॉब मिलना मुश्किल भी है, और आपके लक पे भी डिपेंड करता है ना। जो अच्छे पढ़ने वाले इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उन लोगों को तो काफ़ी इजी भी रहता होगा, पर वो भी कुछ ही होता है, हमारे जैसों के लिए काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल है भाई, क्योंकि मैं काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चों से भी मिला हूँ। एक मेरा दोस्त है जो अभी भी और जॉब ही कर रहा है, जबकि उसने कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की है और स्कॉलरशिप पे की है। उसके अलावा अपना कॉलेज उसने टॉप किया था सारे स्टूडेंट्स में, उसके बाद भी वो और जॉब्स कर रहा है क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रही। उसके साथ वाले स्टूडेंट्स ने PhD वगैरह अप्लाई कर दी। ओवरऑल इतना ईजी है नहीं डेनमार्क में यार, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको टेबल चेयर जॉब्स मिल पाती हैं, वरना तो सारे ज़्यादातर या तो और जॉब्स करते हैं या फिर पोर्चुगल डाइवर्ट हो जाते हैं या फिर अपना स्टडी पे स्टडी करते रहते हैं वीज़ा बढ़ाने के लिए। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आपको ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना एक्सपेंस निकालो, और स्टडी करना है तो करो, नहीं तो पहले ही डाइवर्ट हो जाओ। अपना माइंड बना के आओ कि अगर मैंने जिनका मेन गोल PR लेना है, अगर मैंने यूरोप में ही सेटल होना है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, मैं नेपाल नहीं जाऊंगा, तो आपको ये होना चाहिए कि अगर पढ़ना है तो पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, है ना। नहीं तो आने के बाद ही स्टेटस चेंज करो, क्योंकि इस बात में कंट्री निकल जाओ, इधर उधर निकल जाओ, क्योंकि आप इधर अगर पढ़ना नहीं है, मतलब जैसे होता है ना कि 75% लेके आ रहे हो, 70% लेके आ रहे हो, तो उसमें आपका इधर कोई स्कोप नहीं है। आपको मिनिमम भी 80 या 85% के लेवल में होना चाहिए, तब जाके आपको होता है ना कि जब ग्रेजुएट हो गए तब आपको जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा होंगी। और आपका स्किल कैसा है, आप अपने फील्ड में कैसे हो, ये भी मैटर करता है ना। आपका एक्सपीरियंस लेवल भी होना चाहिए। उसके बाद अगर पढ़ना ही नहीं है, जस्ट यूरोप एंटर करके अगर दूसरी कंट्री में जाके इस्टेब्लिश हो सकते, तो
पहले ही कर लो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से ना। थोड़ा इधर हाँ ऐसे। तो भाई अभी थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर ली। संजय भाई कहता है कि मैं इतना अच्छा नहीं दिख रहा वीडियो में तो धूप की साइड से ले। मेरे को घर वालों को वीडियो शेयर करूंगा तो अच्छा दिखना चाहिए। वो नहीं करनी थी क्या? नहीं ये बात नहीं करनी थी शेयर। चल ठीक है तू शुरू हो जा। चलो संजय कुछ बात बताना चाहता है। हाँ तो मैंने अभी ये पटका उतार दिया है तो अब मैं अपनी बात करता हूँ। तो एज ए स्टूडेंट सिंगल ही आया था, तो पढ़ने ही आया था ना, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेशन है कि और पढ़ूँ, मास्टर्स तक जाऊँ। मेरा मैं सोच रहा हूँ PhD तक भी जाऊँ, है ना। सिर्फ वीजा के कारण ना, या फिर सच में पढ़ने का? नहीं वीजा के कारण नहीं है, मुझे है शौक पढ़ने का है। तो अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ा फिर? उधर भी पढ़ा ना, बैचलर करके आया हूँ। अच्छा, पर आपको अब्रॉड में ही स्टडी करनी थी अपनी, है ना? अच्छा और तो तू कुछ बता रहा था ना क्या कि मैं PhD करूंगा क्या? हाँ तो मैं सोच रहा हूँ नहीं बहुत बड़ी गप। एक जो चीज़ मेरे को संजय को पूछनी थी ये कि जो अपन लोग स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं यहाँ पे, वो टाइम भी काउंट होता है क्या अपने PR के में, या फिर वो सिर्फ 0 ही है, नील बट्टे सन्नाटा? तो वो टाइम काउंट होता है PR में? आपका PR टाइमिंग तब से काउंट होता है जब आप फुल टाइम वर्क करने लगोगे ना, उसके बाद जाके आपका काउंट होगा। एज अ स्टूडेंट जितने साल भी रहोगे, जैसे अभी हमें 4 साल 5 साल हो गए, तो हमारा ये 0 में ही है। 0 ही है, चाहे कितना ही काम कर लो, कितना ही टैक्स भर लो, जब तक आप फुल टाइम वर्क वीज़ा पे नहीं हो जाओगे, जब तक आपका PR का प्रोसेस भी शुरू नहीं हो सकता। बस एक जो चीज़ मेरे को लगता है आप कर सकते हो अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो ये कि आप जब तक आप स्टडी कर रहे हो अपना पार्ट टाइम काम करते रहो, उसके अलावा लैंग्वेज फिनिश कर दो अपनी, ताकि आप जब फुल टाइम पे स्विच हो तो लैंग्वेज के बिहाफ पे आप अपनी एक अच्छी जॉब पा सको और अपना फुल टाइम शुरू कर सको। तो आपको लैंग्वेज में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा बाद में, है ना। और फिर अपना टाइम से एक फास्ट ट्रैक स्कीम होती है जिसमें आप 4 साढ़े 4 साल में अपना PR अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी आपको फुल टाइम वर्क चाहिए ना। हाँ फुल टाइम तो चाहिए तुमको, 4 साढ़े 4 साल। आफ्टर स्टडी आपको 4 साढ़े 4 साल का एक टाइम लेके, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कनाडा वगैरह में मैंने सुना है, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को बता देना, पर कनाडा वगैरह में शायद जो लोग स्टूडेंट अपना पढ़ाई वढ़ाई करते हैं वो टाइम भी शायद वहाँ पे काउंट होता है और PR बहुत जल्दी मिल जाती है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो इंडिया से गए थे डायरेक्ट PR अप्लाई करके वहाँ पे मज़े मार रहे हैं, कभी इंडिया होते हैं कभी कहीं होते हैं, और हम लोग यहाँ पे स्ट्रगल ही कर रहे हैं भाई। अभी PR से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है अभी तक। तो भाई लोग अभी पहन लिया है अपना पट्टा गुरुद्वारे का वापस से, और संजय भाई अपने चल रहे हैं पीछे, आज के सेलिब्रिटी अपने बाकी पीछे खेल रहे हैं कुछ गोरों के बच्चे फुटबॉल अपनी मम्मी के साथ में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से गुरुद्वारे में, क्योंकि हो सकता है शायद अभी लंगर शुरू हो गया हो और काफ़ी लोग भी अपने आ रहे हैं, लंगर जा रहे हैं वापस, लंगर खाने के लिए जा रहे हैं वापस सब प्रसाद लेने गुरुद्वारे में वापस। तो देखते हैं अंदर क्या माहौल है। बाकी मेरे को लगता है गुरुद्वारे की वीडियो कभी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे अपन लोग, जब पूरा मौका बनेगा और साथ में हो सकेगा तो यहाँ पे पास में एक अपना इस्कॉन टेम्पल है मंदिर, वहाँ की भी वीडियो डाल देंगे। काम पे जाना है संजय आज? कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे? 2 बजने वाला है। फिर फ्री कब होगा? 7 बजे। 7 बजे फ्री? इतना जल्दी? 4 घंटे का। लो भाई संजय भाई की तो थोड़ी लग्जरी लाइफ है, 4 घंटे में काम से फ्री। पर अब इसको टाइम हो गया ना, पैसा मिलेगा। टाइम हो गया ना, पर टाइम हो गया संजय को भाई। वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो ये मत देख लेना कि 4 घंटे काम करना होता है भाई, शुरू में आके बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वापस से गुरुद्वारे में आ चुके हैं अपन। सामने से कैमरा घुमाता हूँ थोड़ा। यहाँ पे अपना फ्लैग लगा हुआ है और ये बाहर कुछ छोटी छोटी ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, छोटे नन्हे अपने पंजाबी भाई आए हुए हैं गुरुद्वारे में आए। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं अपने भाइयों की। तो ये थोड़ा जो पुरानी सी बिल्डिंग है, पर ऐसा ही है भाई, यूरोप में तो बिल्डिंग ऐसी होती हैं थोड़ी पुरानी सी। US के गुरुद्वारे मैंने देखे हैं बहुत बड़े होते हैं। भाई अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे फिनिश,
क्योंकि संजय को जाना है काम पे। उसके अलावा खाना पीना हो गया है, मैं भी घर जाता हूँ। सुना है शाम से IPL शुरू हो रहा है, संजय ने हाँ, बताया 4 मुंबई और बजे से। चेन्नई का मैच है, तो मैच देखेंगे, मज़े उड़ाएंगे हैं। मैच देखेंगे। तू लकी है भाई, घर बैठ के मैच देख, हम काम पे मेरी अब देखेंगे। 2-3 दिन छुट्टी है, तो भाई मैं तो मैच हाँ, देखूंगा। चल सी यू। चल ठीक है, मिलते हैं, बाय ओके। बाय बाय। क्या क्या क्यों, तेरे को नहीं चाहिए? ये खुल ना जाए, उन्होंने प्रसाद दिया दाल